नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित जैन और ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे पुरस्कारों के बारे में, उसी तरह से उसी सीरीज़ को हम आगे करते हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हम गांधी शांति पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। गांधी शांति पुरस्कार, तो गांधी से नाम से ही पता लग रहा है कि महात्मा गांधी के नाम पे बापूजी या महात्मा गांधी के नाम पर ये प्राइज़ चालू किया गया था। और कौन देता है ये सब? भारत सरकार देती है। भारत सरकार देती है, ठीक है, भारत सरकार देती है, भारत सरकार देती है। और 1995 में ये शुरू किया गया। 1995 में से विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया गया। तो महात्मा गांधी जो थे, ये शांति के बहुत बड़े मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, शांति या गरीबों के हितकर, या फिर आप कह सकते हो कि भाई जो गांव में जनता रहती है, गांव वालों को, जनता को ये सम्मान देते थे। तो इस तरह से इनकी दिनचर्या थी। और जो गरीब तबके या जो पिछड़े वर्ग थे, इनको ये साथ में लेके चलने की कवायद करते थे। तो इस तरह से इनकी जो है मेन जो बातें थी, मुख्य बातें थी। अब देखो, यहाँ पे इन्होंने 1995 के अंदर शुरू किया और विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाली, मतलब कि वर्ल्ड लेवल पर शांति स्थापित करने में जो भूमिका निभाते हैं, ठीक है, जैसे कोई लीडर है, कहीं पे वॉर चल रहा है, उसने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं गई उसको शांत करने में, तो उस तरह के जो इंसान होंगे उसको ये अवार्ड दिए जाते हैं, उसको ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसके अंदर क्या दिया जाता है साहब? उसके अंदर 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। 1 करोड़ रुपए, ठीक है, 1 करोड़ रुपीज़, 1 करोड़ रुपए। और प्रशस्ति पत्र, वो तो सब जगह देते हैं, ठीक है, प्रशस्ति पत्र मिलेगा ही मिलेगा आपको, कोई भी आपको अवार्ड या प्राइज़ मिलेगा या पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। अब देखो, गांधी द्वारा प्रतिपादित आदर्शों, यानी कि जो गांधी जी ने आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किए या फैलाए या जिनकी बात करी थी, तो को श्रद्धांजलि के रूप में भारत सरकार ने 1995 में गांधी जी की 125वीं जयंती के अवसर पर यह पुरस्कार शुरू किए, ठीक है। 125वीं जयंती के अवसर पर यह पुरस्कार शुरू करे। तो इससे अपने को एक फैक्ट और समझ में आया। एक फैक्ट और क्या समझ में आया साहब यहाँ पे, कि गांधी जी की 125वीं जयंती कब थी? 1995 में थी। कब थी? 1995 में थी, ठीक है साहब, 125वीं जयंती, ठीक है साहब, ये फैक्ट और आ गया। तो ऐसे आप एक टॉपिक पढ़ते हैं तो 2-3 फैक्ट निकाल लिया करिए उसमें। इस तरह से कोई बात आती है तो आप याद कर लीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में काम आएगी, ठीक है, एग्जाम में तो आएगी, उसके अलावा भी। अब देखो, मैंने आपको बता दिया कि महात्मा गांधी का जब हम मूवमेंट पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर, इतिहास आपका हुआ कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब आप इतिहास पढ़ोगे, महात्मा गांधी जी की जीवनी पढ़ोगे, तो उसमें आप पाओगे कि उन्होंने जो फ्रीडम स्ट्रगल या जो स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेशन किया, स्वतंत्रता संग्राम में जो मुख्य बातें बोली, तो महात्मा गांधी देखो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। हर एग्ज़ाम में अगर आप इनके बारे में पढ़ के जाते ना, हर एग्ज़ाम में आप इनके बारे में कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा होगा, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द सिलेबस क्या आ रहा है आपका। जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, सब में महात्मा गांधी के बारे में आता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे सबसे बड़ा जो इनका हथियार था ना अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो था अहिंसा। क्या था? अहिंसा, अहिंसा, ठीक है। सबसे बड़ा हथियार क्या था? अहिंसा, ठीक है, अहिंसा। और एक मैसेज इन्होंने और दिया दुनिया को। क्या मैसेज दिया? वो आज भी जरूरत है, मैं बताऊंगा कैसे। स्वदेशी, स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ, ठीक है। अभी देखो एट प्रेजेंट जो मोदी जी ने क्या दिया है, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये वाला जो चल रहा है ना, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया आ रहा ना, हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको हम, मेक इन इंडिया, हिंदी में भी लिख देता हूँ आपके लिए, मेक इन इंडिया, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने उस जमाने में स्वदेशी का नारा दिया, मोदी जी ने आज मेक इन इंडिया का नारा दे दिया, या और भी जो नेता हैं उन्होंने दे दिया, कुछ भी लगा सकते हो आप। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो था तब भी ज़रूरत था, आज भी ज़रूरी है। क्यों? देखो कैसे हिस्ट्री से हम अर्थव्यवस्था को, इतिहास से अर्थव्यवस्था को रिलेट करेंगे। कैसे? देखो सुनो भाई, आप भी जानते हो, ये तो न्यूज़ में चलता रहता है, सबको मालूम होगा आपको, कि हम अपने देश में बनी हुई चीज़ें खरीदेंगे तो उससे हमारे देश की जो इंडस्ट्रियाँ, देश के उद्योग हैं वो दौड़ेंगे। और अगर वो दौड़ेंगे तो वो जो है मजदूरों को हायर करेंगे, वर्कर्स को हायर करेंगे, या वर्कर्स को नौकरी पर रख लेंगे। अब जब वर्कर्स को उन्होंने नौकरी पर रख लिया, मजदूरों को नौकरी पर रख लिया, तो उनको क्या देने पड़ेंगे? पेमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है, पेमेंट देनी पड़ेगी। और फिर
जो इंडस्ट्री चला रहा है उसको भी पैसा मिलेगा, और फिर सरकार को उन सब चीज़ों पर टैक्स लगा के सरकार को भी रेवेन्यू प्राप्त होगा, सरकार को भी पैसा प्राप्त होगा, और सरकार जो है वो विकास कार्यों में पैसा लगा सकेगी। तो इससे क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था का चक्का घूमेगा, हमारी अर्थव्यवस्था का चक्का घूमेगा, ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था घूमेगा। अगर आप चीनी का प्रोडक्ट खरीदते हो, चीन में बना हुआ या कहीं बाहर का और किसी देश का, तो हमारे को कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ से, थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा दूसरे देशों को होगा। क्यों? वहाँ पे इंडस्ट्री चल रही है, वहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहाँ के लोगों का भला हो रहा है, वहाँ की सरकार को टैक्स मिल रहा है, हर तरह से वहाँ का भला हो रहा है, ठीक है। और वो लोग जो हैं और उनका पैसे उनके बढ़ रहे हैं और उस पैसे को आगे फिर और इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग पीछे हैं। विदेशी माल, पहले भारत को सोने की चिड़िया क्यों बोलते थे? क्योंकि भारत में एक्सपोर्ट करते थे हम ज़्यादा से ज़्यादा आइटम। अब क्या कर रहे हैं? इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों में, टेक्नोलॉजिकल चीज़ों में पीछे रह गए हैं, इसी के कारण हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखो, अहिंसा एक इन्होंने दिया था नारा, ठीक है। फिर एक इन्होंने हरिजन शब्द दिया था, हरिजन शब्द, और इस नाम से एक पत्रिका भी चलाई थी, हरिजन। तो दलितों के लिए इन्होंने हरिजन शब्द दिया था कि ये हरिजन मतलब क्या होता है कि ये गॉड के बच्चे हैं, गॉड के, ठीक है। आप और हम कौन होते हैं इनको अलग करने वाले? गॉड के बच्चे हैं, ठीक है। चलो आगे इस बारे में और हम चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा शॉर्ट में हमने बता दिया आपको। देखो, गांधीवादी तरीके, तो गांधी जी ने जो तरीके ईजाद किए थे स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, गुड इवनिंग जी मनदीप जी, तो गांधी जी ने जो तरीके ईजाद किए थे, जैसे अहिंसा, ठीक है, तो सिंपल पहनो, है ना, चरखा घुमाओ, खादी पहनो, विदेशी छोड़ो। क्योंकि भारत में अंग्रेज़ों ने हमारी जो कपड़े का व्यापार करते थे, कपड़े की जो इंडस्ट्री थी, कपड़े के जो उद्योग थे, वो ख़राब कर दिए थे। उद्योग मतलब घर में बनाते थे, ऐसे कोई फैक्ट्री नहीं थी। तो इसी कारण जो मार्केट था ना, बाजार में सिर्फ विदेशी सामान दिखता था। महात्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, बाजार से नहीं मिल रहा आपको सामान, चरखा ले लो, घर पे बातें करते रहो, घर पे चरखा घुमाते रहो, हाथ में भी ताकत आएगी और इकोनॉमी में भी, ठीक है। हाथ में तो ताकत आएगी आपके, चरखा घुमाओगे तो हाथ तो ताकत आएगी, शरीर से ही मजबूत बन रहे हो आप और पैसे से भी बचा रहे हो, सेविंग कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, हर तरह से आपका भला होगा। आप अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे, देश अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएगा और उनकी इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। तो ये महात्मा गांधी का गांधीवादी विचारधारा थे, गांधीवादी तरीके थे, ठीक है। तो इस तरीक़ों से, या और भी जो इनके तरीके थे, इन सब तरीक़ों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उनके योगदान के लिए, तो देखो किस किस चीज़ों में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, देखो यहाँ देखो, सामाजिक, सोशल, है ना, सामाजिक मतलब सोशल इंग्लिश के अंदर, ठीक है, सोशल, आर्थिक, आप बताता हूँ मैं इन तीनों को लिंक करके आपको, आर्थिक, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक। आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक, और पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल। इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, जिसको इंग्लिश समझ में आती है वो इंग्लिश भी देख सकता है। तो क्या मतलब है इन चीज़ों का? देखो, तीनों चीज़ें लिंक्ड है, तीनों चीज़ें लिंक्ड है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, एक आदमी है, समाज में स्थान कोई खास नहीं है, आर्थिक भी स्थान कुछ है नहीं, पुराना आप टाइम देख लीजिए, पॉलिटिकल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता साहब। अच्छा, ऐसे लोग पॉलिटिक्स में नहीं घुस पाते हैं, इसका तो सवाल ही नहीं होता, इसका तो राजनीति का सवाल ही नहीं होता। अब क्या हो रहा है हमारे समाज में, हमारे देश के अंदर आरक्षण नाम की एक चीज़ है, आरक्षण नाम की एक चीज़ है ना, यार इसको बोलते हैं रिजर्वेशन, ठीक है। ये क्यों लाई गई? देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इसका क्राइटेरिया नहीं था, इसका क्राइटेरिया था सोशल बैकवर्डनेस, ठीक है। सोशल बैकवर्डनेस क्राइटेरिया था, एजुकेशनल बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया था, ठीक है, मेन क्राइटेरिया ये थे। तो यहाँ पे क्या था, सामाजिक पिछड़ापन आप में, ठीक है, दलित हो आप, आपको आगे आने नहीं दिया जा रहा था, आपको पढ़ने लिखने नहीं दिया जा रहा था। तो महात्मा जी ने कहा यार ये चीज़ें गलत हो रही है, इसीलिए उन्होंने इनको बोला हरिजन का नाम दिया कि ये भगवान के बच्चे हैं, आप और हम कौन होते हैं इनसे भेदभाव करने वाले, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह का दिया था। अब देखो क्या हो रहा है, उन्होंने क्या बोला कि आप ना इनको रिजर्वेशन दे दो। अम्बेडकर जी अड़े हुए थे कि हम है ना सेपरेट इलेक्टोरेट लाएंगे, बोले नहीं, इनको आप जो है अलग चीज़ दे दो। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा यार काम करो, इनको रिजर्वेशन दे दो। बोले क्या होगा उससे? बोले देखो, एक आप रिजर्वेशन दोगे तो वो क्या करेंगे, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर सकते हैं, है ना, हर संस्थान में उनको जाने का अधिकार होगा। उसके बाद उनको जॉब में थोड़ा अधिकार दे दो, भाई कल को IAS IPS SI पुलिस वगैरह बनेंगे तो समाज में थोड़ा उनमें थोड़ा पैसा भी आएगा और उनकी थोड़ी रेपुटेशन भी बढ़ेगी। तो सामाजिक भी बढ़ रहा है
और आर्थिक भी लाभ हो रहा है, दोनों लाभ हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे ये कम्युनिटी है ना, धीरे धीरे राजनीतिक में भी अच्छा स्थान प्राप्त कर लेगी, ठीक है। तो राजनीति में भी कई लोग आ चुके हैं। तो इस तरह से इनका एक सपना था कि इन छोटे या पिछड़े लोगों को, जो कमज़ोर लोग हैं, इनको हम जो है ऊपर उठाएं। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट जो सारा दे देगी। अब यार एक बात बताओ, भगवान ने तो बच्चे दे दिए, मतलब भगवान ने तो लोगों को यहाँ भेज दिया। भगवान ने थोड़ी ना कहा यार ये शूद्र है या ये ब्राह्मण है या ये क्षत्रिय है, ठीक है। सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग हो सकती है। अब क्या था, भगवान ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन हम इंसानों ने बना दिया। तो हम सब क्या हैं, भगवान के बच्चे। अब अगर आपका कोई भाई बहन कमज़ोर है तो क्या आप उसको सहारा नहीं दोगे ना। तो उसी तरह से ये जो है सब, हम सब भाई बहन हैं। कोई कौन सी धर्म, कौन सी जाति का इससे कोई मतलब नहीं है। ये सब हमने इंसानों ने बनाई हुई है। भगवान ने तो सिर्फ एक इंसान बनाया है, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेकर इन्होंने इसी को महात्मा गांधी के इसी सोच को लेकर ये जो प्राइज़ हैं, ये जो पुरस्कार हैं, शुरू करे गए थे कि कोई अगर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उनके योगदान के लिए व्यक्तियों को और संस्थान को दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। तो ये वार्षिक पुरस्कार है। क्या है सब? वार्षिक पुरस्कार है, ठीक है। मतलब हर साल दिया जाता है। अब ये राष्ट्रीयता, जाति, पंथ, लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्ति के लिए खुला। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी। जो मैंने एग्जाम्पल दिए उसमें ये चीज़ सब मैंने बोल दी कि किसी भी जाति, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हर व्यक्ति, हर समाज के लोग बराबर हैं, सबको बराबर ट्रीट करना है। अगर कोई क्राइम कर रहा है तो वो भी सबके लिए बराबर है, उसी तरह से सज़ा मिलेगी सबको जिसको सबको मिलती है, ठीक है। किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं है। आगे चलते हैं। देखो ये हमने बता दिया, अब देखो ये भी बता दिया। किसी दिन महात्मा गांधी का एक टॉपिक लेके आऊँगा मैं, लंबी चर्चा कर सकते हैं, एक बार आपके एग्जाम वगैरह हो जाएँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा छेड़ नहीं रहा हूँ टॉपिकों को, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है महात्मा गांधी का। कहीं भी अटक जाओ ना इंटरव्यू में, गांधी जी का सहारा ले सकते हो आप, गांधी जी का। अब देखो बात करते हैं आगे। प्रधानमंत्री लोकसभा के विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता कौन होता है? विपक्ष का नेता कौन होता है? लीडर ऑफ अपोजिशन, इंग्लिश में बोलते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन या विपक्ष का नेता। अब ये कौन बनता है भाई? ये जो ना अभी बड़ा न्यूज़ में था कुछ टाइम पहले, जब अभी मोदी जी दोबारा जीते थे ना दूसरी बार चुनाव, तभी बड़ा ये डिबेट में था टॉपिक, ये वाला न्यूज़ में आता रहता था अक्सर, लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, कोई अपॉइंट नहीं किया, क्यों नहीं किया साहब, ये बड़ा लड़ा फड़ा था। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी होती है ना, मतलब एक तो चुनाव जीतते हैं, जैसे बीजेपी जीत गई, और अपोजिशन में बैठते कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या दूसरी जो भी है, एसपी, बीएसपी, ये सब है ना, शिवसेना है ना, ये सब चीज़ें। तब ये जो अपोजिशन में बैठी है, इनमें से जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, उसका जो उनमें से एक बंदा जो होता है लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाता है, ठीक है। अब पहले एक क्राइटेरिया था कि ये 10% वोट कम से कम हासिल करने चाहिए टोटल विधानसभा के, ठीक है। जैसे लोकसभा में है तो 545 जो है, 545 का 10% आप मान लो, तो कम से कम 54-55 तो होनी चाहिए, है ना। लेकिन कांग्रेस के पास 44 ही आए थे, 44 सीटें आई थी। तो उस सिचुएशन में जो है ना, उस स्थिति में लीडर ऑफ अपोजिशन बन नहीं पा रहा था, तो इन कानून में बदलाव करने पड़ रहा था। इन जो रूल्स है इनमें बदलाव करना चाहिए था, करना चाहिए था मतलब, तो हो नहीं पा रहा था। ये एक डिबेट चल रहा था, ठीक है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता है? अपोजिशन पार्टी जो होती है, जो मतलब प्रतिपक्ष के नेता होते हैं, उनमें सबसे बड़ी पार्टी का नेता, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखो मुख्य न्यायाधीश, आपको मालूम है भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े, सबसे मेन जो बंदे होते हैं, जैसे स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होता है, उस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर लोकसभा के अध्यक्ष, देखो आपने पॉलिटी पढ़ रखी है तो मुझे लगता है आपको आता होगा, फिर मैं बताता हूँ। एक होता है लोकसभा, ठीक है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक क्या होता है? राज्यसभा, ठीक है। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा का जो लीडर होता है ना, जो यहाँ पे लीड करता है, जैसे आप क्लास में बैठे हैं किसी क्लास में, तो क्लास में आपका एक मॉनिटर फिक्स होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि लीडर ऑफ हाउस होता है, ये तो क्या बोलते हैं इसको? लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये होता है एक बंदा, तो ये भी इस कमेटी में होगा। और एक अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति इस पुरस्कार को देने का फैसला करते हैं, और एक कोई अच्छा सा आदमी ढूंढ लेंगे जिसकी समाज में प्रतिष्ठा अच्छी हो, ऐसे आदमी को ये लोग गठित करके टीम बना लेते हैं, और उसके बाद ये फैसला कर लेते हैं कि ये जो प्राइज़ है इस बार किस किसको देना है, ठीक है साहब। अब देखो, अब आती है 2020 की बात, तो ये आपको समझ में आ गई कि सिलेक्शन कैसे कर रहे हैं हम लोग, किसको देना है प्राइज़, किसको नहीं देना है। तो ये टीम बनती है इन 3-4 आदमियों की, और ये जो है मिलके वोटिंग करके फैसला कर लेते हैं भाई किसको देना है,
ठीक है, इतनी सी बात है। और ये जो है प्रधानमंत्री फिर इस टीम का फैसला जो है ना प्रेसिडेंट को भेज देते कि साहब हमने ये नाम सोचा है, अब आप जो है इस नाम में प्राइज़ दे दीजिए। तो इस तरह से प्राइज़ वगैरह दे देते हैं। तो आप एक चीज़ याद रखना, फैसला चाहे मोदी जी लेते हैं, लेकिन जो निर्णय होगा ना वो नाम किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री के नाम से नहीं होगा, राष्ट्रपति के नाम से होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। ये वही हैं जिनकी वजह से जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया, जिन्होंने पार्टिसिपेशन का मतलब क्या था? जिन्होंने, अब देखो कौन है बंगबंधु, बताता हूँ आपको। ये बांग्लादेश से आते हैं। कहाँ से आते हैं सब? बांग्लादेश से आते हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल के साइड में ना बांग्लादेश। ठीक है, अब देखो बताता हूँ, ये लोकेशन तो मैंने आपको 100 बार बता दी कम से कम, है ना। ये ऐसे आते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर मेघालय, साइड में वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये चीज़ है। अब ये बांग्लादेश से आते हैं और यहाँ पे क्या हुआ था, 1947 के अंदर भारत और पाकिस्तान दो का विभाजन हुआ। ठीक है, इधर पाकिस्तान था एक 1 और एक 2, तो ये दो जगह थे पाकिस्तान। ठीक है, एक यहाँ था एक यहाँ था। तो इन्होंने क्या किया, 1947 के बाद जब ये 1971 आया ना, 1971, तो यहाँ पे इन्होंने इसको, बांग्लादेश को इससे अलग कर लिया और इन्होंने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इनका बाकायदा स्वतंत्रता संग्राम चला था और इस वेस्ट पाकिस्तान से ये आज़ाद हो गया था। तो इन्हीं की फैमिली की है शेख हसीना, अभी जो चल रही है शेख हसीना। ठीक है, अभी जो प्रधानमंत्री है वहाँ की। ठीक है, ये इन्हीं की फैमिली से आती है या इन्हीं की वंशज है। तो शेख मुजीबुर रहमान, शेख बंगबंधु मतलब फ्रेंड ऑफ बंगाल। इसका मतलब क्या होता है? फ्रेंड ऑफ बंगाल या बंगाल का दोस्त। ठीक है, बंगाल का दोस्त। तो ये इनको मिला गया, तो इनका बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है और इन्होंने आगे भी काफ़ी अच्छे कार्य किए थे। तो उसी कारण जो है इनका नाम चुनाव हुआ, इनका नाम का चयन हुआ। और देखो एक चीज़ और होती है, किसी भी देश का जब हम, जैसे कोई भी देश होता है, वो किसी दूसरे देश के लीडर से, अगर लीडर या कोई फेमस जो हस्ती है, नेता या कोई फेमस हस्ती, उसको अगर वो अवार्ड दे रहा है ना, तो उसका एक मायना और होता है। वो भी आप समझ लो क्यों देते हैं, ताकि हम जो है उस कंट्री से, उस देश से संबंध अच्छे कर सके, उस देश के पास जा सके। अब हमने बांग्लादेश वाले को दिया, तो मोदी जी के आने के बाद बांग्लादेश से हमारे संबंध बहुत अच्छे हो गए। हमने अभी लैंड की जो बाउंड्री थी, हमारी बाउंड्री का जो एग्रीमेंट है वो किया था 2014 के बाद में, और उसके बाद में जो है काफ़ी हमारा अच्छा चल रहा है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो अभी ये वाला एक मूव भी अच्छा रहा सरकार का, ताकि हम जो है बांग्लादेश के रास्ते अच्छे कर सकें। तो ये बहुत अच्छा मूव रहा है कि हमारे आसपास में शांति रहेगी ना, तो हमारे देश में अपने आप शांति जाएगी। अब पाकिस्तान डिस्टर्ब है, अफगानिस्तान डिस्टर्ब है, चाइना तो है ही डिस्टर्ब। अब ये लोग डिस्टर्ब हैं तो हमें भी डिस्टर्ब करेंगे। अगर ये लोग पीसफुल रहेंगे तो हम भी पीसफुल रहेंगे। तो हम अपने पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि पड़ोस में शांति स्थापित रहे। ठीक है, शांति स्थापित रहे। तो पड़ोस में शांति होना बहुत जरूरी है, पड़ोसी अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब देखो आगे एक और प्राइज आता है, अगला है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। अब इस पुरस्कार की घोषणा कौन करता है साहब? भारत सरकार का विदेश मंत्रालय करता है। कौन करता है? भारत सरकार का फॉरेन मिनिस्ट्री। तो देखो अपने अभी नाम आएंगे, जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री आ गया, होम मिनिस्ट्री आ गया। आप जाके एक बार गूगल कर लिया करो कि भाई अभी कौन है होम मिनिस्टर, अभी कौन है फॉरेन मिनिस्टर, इस तरह से। अब देखो इन पुरस्कारों को कब शुरू करा 1965 में। तो जवाहरलाल नेहरू के नाम वाले को 1965 में किया गया, और गांधी वाले को कब किया गया भाई? गांधी वाले को लेट किया गया ना थोड़ा, तो कब किया गया बताओ? कब किया गया? ये देखो 1995 में। तो इसमें 1 करोड़ रुपए देते हैं। और ये सब हमने गांधी जी के बारे में बात करी, बांग्लादेश के बारे में बात कर ली, जवाहरलाल नेहरू के बारे में कर ली। ठीक है, अब देखो इसके अलावा जो मेन पुरस्कार है ना सिविलियन में, वो आते हैं पद्मा पुरस्कार। ठीक है, तो पहले नागरिक पुरस्कारों की बात करेंगे, फिर सेना की करेंगे, फिर खेल की करेंगे। तो पहले नागरिक पुरस्कारों के अंदर जो हैं, हम पहले इन चारों की बात करते हैं। कौन कौन से हैं? भारत रत्न। तो भारत रत्न जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है, सिविलियन के लिए भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो किसी भी आदमी को मिल सकता है। तो ये है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ? 1954 को। तो बेसिकली ये चारों साथ में ही हुए थे, और याद रख लो कौन सी डेट याद है, ईजी करना है। कैसे करोगे?
इजीली याद कर सकते हो आप। 1954 कर लो, 55 से 1 घटा लो और 2 जनवरी लिख लो। भाई 1 जनवरी को सब बिजी थे, फटाके फोड़ रहे थे, तो बोले यार 2 को कर लेते, चलो 2 को कर लें, कोई बात नहीं। तो इस तरह से 2 को हुआ 1954 को। और किसने दिए थे पहली बार? राजेंद्र प्रसाद ने। किसने दिए थे? राजेंद्र प्रसाद ने। तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। तो ये है अपना भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है, भारत रत्न। अब बात करते हैं आगे। देखो बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, बहुत ही सम्मानीय अवार्ड है। अगर आपको मिल जाए ना तो मतलब आप सबसे उच्च पद के आदमी हो गए। उच्च पद मतलब सम्मानित हो गए, काफ़ी सम्मानित हो गए, आपसे ऊपर भी रहेंगे, लेकिन सबसे हाईएस्ट अवार्ड है ना। अब देखो ये इस तरह का कुछ दिखता है। देखो यहाँ पे एक फोटो लगा रही है, आगे से ऐसा है और पीछे से बैकग्राउंड ऐसा है इसका। तो देखो आगे जो है ना सूर्य की फोटो है, ऐसे किरणें निकल रही है और यहाँ भारत रत्न लिखा हुआ है और पत्ते की शेप में है। देखो ये पत्ते की शेप में ऐसे पत्ता है ना। तो पहले ये पत्ता की शेप नहीं था, पहले ये गोल शेप में आ रहा था, लेकिन बाद में पत्ता शेप कर दिया। और उसके बाद इसके बैक साइड में ना ये लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और ये शेर अशोक एम्बलम बना हुआ है, अशोक का जो चिन्ह है ना वो बना हुआ है, ठीक है। तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है ये, और सत्यमेव जयते है ना। तो देखो क्या अच्छी बात लिखी हुई कि सत्य की हमेशा जीत होती है, ठीक है। तो ये हमारा भारत रत्न है। और तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, 1954 में बना है, और इसकी जो संस्था है कौन है? भारत सरकार खुद देती है इसको। और कब देती है साहब? ये क्वेश्चन है, ये आप कमेंट करके बताइए। ये जो पुरस्कार है कब दिए जाते हैं, किस अवसर पर दिए जाते हैं? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कला, साहित्य, आर्ट एंड कल्चर, विज्ञान, साइंस, या बड़े पैमाने पर जनसेवा। अब आपने जनसेवा में लग गए, कोरोना काल में आपने 25 लाख लोगों की मदद बंद कर दी, भारत सरकार खुश हो गई। 4-5 साल बाद भारत सरकार याद आएगी, बोले यार वो बंदा था उसको बुलाओ, भारत रत्न बद दो उनको, भारत रत्न दे दिया जाएगा। तो आप अपने आप को भूल के, अपना स्वार्थ भूल के, स्वार्थ मत देखो, जन कल्याण का कार्य करो। जन कल्याण के कार्य करोगे तो एक ना एक दिन आप भारत रत्न जरूर पहुँचोगे। सीधा भारत रत्न तक पहुँचोगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इसके नीचे भी अवार्ड्स हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, है ना। इन सब के बाद अगर आप हो सकता है यहाँ पहुँच जाओ। तो कई लोग हैं जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चले, और मरणोपरांत भी दिया जाता है। कई बार कई लोगों को मर गए उसके बाद ये वाला अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। तो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार ये बता दिया हमने। इसका मेडल के पीपल के पत्ता होता था। पीपल का कौन सा है साहब? पीपल के पत्ते के आकार का होता है, और सूर्य का चित्र अंकित रहता है। तो ये भी बात मैंने आपको इसमें मैप से समझा, इससे फोटो से समझा दी। तो पीपल का पत्ता होता है। कोई पूछ ले भाई कौन सा का पत्ता था, किसका पत्ता था? पीपल का, ठीक है, पीपल का, याद रखना। देखो अब आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल, 1974, 78 इस तरह का जो टाइम पीरियड था, आपातकाल की स्थिति हो गई थी। 71 से बेसिकली जो बाद में इस तरह का काम चल रहा था, और 74, 75, 76 इस तरह के साल गए कि आपातकाल लगाना पड़ा। और जब आपातकाल हटा तो फिर जो है इंदिरा सरकार, कांग्रेस जो है पावर से चली गई, और फिर वहाँ पे एक नई सरकार बनती है जनता पार्टी की, ठीक है। तो इसने क्या करा था, 1977 में इसको बंद कर दिया। 1977 में इस पुरस्कार को ही बंद कर दिया, ठीक है, इस पुरस्कार को बंद कर दिया। उसके बाद 1980 में जो है कांग्रेस सरकार आई और इसने फिर से शुरू कर दिया। कांग्रेस सरकार आई और इसने फिर से, तो ये चला नहीं पाई थी सरकार। फिर वापस इलेक्शन में वापस जो है कांग्रेस जीत गई, ठीक है। तो उस टाइम मेजर पार्टी एक ही थी, कांग्रेस। तो फिर लोगों को लगा यार वो पहले वाली ही ठीक थी, तो उन्होंने फिर कांग्रेस सरकार को वापस जिता दिया। अब देखो मैंने आपको बताया कि पहले ये जो है मरणोपरांत नहीं दिया था। मरणोपरांत का मतलब क्या होता है कि मरने के बाद किसी को प्राइज नहीं मिलता था, ये वाला भारत रत्न। ऐसा इशू था कि हम कोई मर गया तो उसको नहीं देंगे। लेकिन बाद में जो है ना ये व्यवस्था शुरू कर दी कि यार चलो अगर हमको लगता है किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया है और हम इसको उसके जीवन काल में शायद सम्मान ये दे नहीं पाए, या क्योंकि इतना बड़ा देश है हर आदमी को एक साथ दे नहीं सकते, तो ऐसा होता है कि डिले करते जाते हैं। फिर अचानक से कभी किसी आदमी की डेथ हो गई, फिर उनको याद आता है यार इसने बहुत अच्छे काम किए, इसको ये भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। तो पहले मरणोपरांत दे देनी, तो बाद में ये डिसाइड हुआ कि यार चलो मरणोपरांत दे देंगे, कोई बात नहीं। उनके जो बच्चे हैं या उनके जो आगे जो पीढ़ी है वो तो इस चीज़ को समझ पाएगी, हाँ यार हमारे जो भी थे हमारे सीनियर्स, उनको जो हमारे पूर्वज जो इनको जो सम्मान मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने मरणोपरांत सबसे प्रथम किसको दिया गया साहब? लाल बहादुर शास्त्री भाई साहब, क्या आदमी थे, ज़बरदस्त। छोटे साइड के थे लेकिन काम बड़े बड़े किए थे उन्होंने। लाल बहादुर शास्त्री ज़बरदस्त आदमी थे, भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है।
भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे ये, कौन से नंबर के बताओ। ताशकंद समझौते में इनकी डेथ हो गई थी, लाल बहादुर शास्त्री की, ठीक है। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने ज़बरदस्त नेतृत्व किया था हमारा भारत का। तो उसके अलावा हम देखते हैं कौन कौन से लोगों को ये अवार्ड मिला हुआ है, ये प्राइज़, ये पुरस्कार मिला हुआ है। तो पहला है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बड़े फेमस हैं, आप जानते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, चंद्रशेखर वेंकटरमन। तो सबसे पहले सम्मान प्राप्त करने वाले ये वाला जो कौन थे, ये 3 व्यक्ति थे। कब मिला, 1954 के अंदर। कब मिला, 1954 के अंदर मिला, ठीक है। तो सबसे पहले किनको मिला, इनको मिला सब, ठीक है। फिर देखो भगवान दास, एस विश्वेश्वरैया 1955 में मिलता है, ठीक है। फिर देखो जवाहरलाल नेहरू को मिल गया, जवाहरलाल नेहरू को कब मिला, सब 55 में मिल गया। गोविंद वल्लभ पंत को मिल गया, डी केशव कार्वे को मिल गया। तो जवाहरलाल नेहरू को जब मिला तब ये खुद ही प्रधानमंत्री थे, ये खुद ही प्रधानमंत्री थे। फिर देखो विपिन चंद्र राय, पुरुषोत्तम दास टंडन, फिर राजेंद्र प्रसाद घोड़ा लेट मिला, फिर जाकिर हुसैन, पांडुरंग राणे, लाल बहादुर शास्त्री को मिल गया 1966 में। देखो ये कि हमने भी पढ़ा था फैक्ट कि मरने के बाद पहले व्यक्ति कौन थे जिनको ये अवार्ड मिला या ये पुरस्कार मिला, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। फिर इंदिरा गांधी 71 में प्रधानमंत्री थी, इन्होंने खुद को ही दे दिया, ठीक है। 1971 में इनको ही मिल गया। तो इन्होंने बांग्लादेश वॉर में भारत की भूमिका से बांग्लादेश को अलग कर दिया था पाकिस्तान से, तो इनको मिल गया। फिर 1975 में किसको मिला, वीवी गिरी को, साहब वीवी गिरी को, ठीक है। अब देखो कामराज एक बड़े नेता थे कांग्रेस के अंदर, साउथ से आते थे, दक्षिण भारत से। ये 1976 में इनको कामराज को मिला। फिर मदर टेरेसा को, देखो मदर टेरेसा को लगभग है ना बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो आप एक काम करो, जैसे ऐसे जो व्यक्ति आते हैं ना जिनको बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं, उनका पेज खोल लो, उनके पेज पे लिखे होंगे उनको क्या क्या अवार्ड मिले, उन्होंने क्या क्या काम करे। ऐसी एक शॉर्ट में स्टोरी लिख के आप याद रख सकते हैं, ठीक है। एक आप आधा पेज का बना लो कि भाई इन्होंने ये काम किए और ये अवार्ड मिले। मदर टेरेसा, ठीक है। 83 में विनोबा भावे। फिर देखो ये मैंने आपको बताया था अभी 87 में किनको मिला, अब्दुल खान गफ्फार खान, पाकिस्तान के सीमांत गांधी। तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट, ये मैंने आपको शायद बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। देखो कहाँ के थे, ये देखो ये है इंडिया, ठीक है, ये है आज का भारत। तो जब आज़ाद नहीं हुआ था ना, आज़ादी से पहले ना ये पाकिस्तान भी हमारा पार्ट था ना, ये भी हमारा पार्ट था। तो यहाँ पे था अफगानिस्तान, ठीक है, और यहाँ था ईरान, ठीक है। और ये वाला जो एरिया ना, ये वाला, इसको बोलते थे हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो ये इसका नाम था, देखो इसमें इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं है, इस जगह का नाम था, इस राज्य का। जैसे आप आज राजस्थान गुजरात ऐसे बोलते ना, वैसे एक प्रोविंस था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो यहाँ पे एक आदमी थे, इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम था, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इनको फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं या सीमांत गांधी भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में फ्रंटियर गांधी और हिंदी में सीमांत गांधी, ठीक है। गांधी मतलब ये गांधी जी के आइडियोलॉजी से, गांधी जी से बड़े प्रभावित थे। और इस एरिया का गांधी इनको बोला जाता था, इस एरिया का गांधी बोला जाता था। जहाँ मैंने एरिया बताया ना कि आपको, यहाँ पे देखो ये वाला, इस एरिया का इनको गांधी बोला जाता था, इस एरिया का गांधी, ठीक है। तो 1987 में इनको भी दे दिया गया। फिर 1989 में एम.जी. रामचंद्रन को दिया गया। तो रामचंद्रन भी एक साउथ से नेता है, बड़ा ज़बरदस्त नेता है, इनके बारे में कहीं पढ़ना। फिर 1990 में अम्बेडकर जी को मिल गया, नेल्सन मंडेला को मिल गया। नेल्सन मंडेला कौन थे भाई, दक्षिण अफ्रीका के महात्मा गांधी यही हैं, दक्षिण अफ्रीका के गांधी यही हैं, ठीक है। तो इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रख लो, है ना। एम.जी. रामचंद्रन भी याद रखते हो, अम्बेडकर तो याद रखना ही है साहब, अम्बेडकर को मत भूल जाना आप, अम्बेडकर याद रख लो, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार, विनोबा भावे याद रख लो, विनोबा भावे याद रख लो। फिर देखो 1991 में 84 में राजीव गांधी की डेथ होती है, 1991 में इनको दे देते हैं, मोरारजी देसाई को दे देते हैं, ठीक है, मोरारजी देसाई को दे देते हैं। फिर देखो वल्लभ भाई पटेल, तो पटेल साहब को तो हम भूल नहीं सकते, पटेल साहब को तो भाई साहब भूल ही नहीं सकते। आज ये देश एक है ना, तो इनकी वजह से है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन, लौह पुरुष ऑफ इंडिया, लौह पुरुष भारत के लौह पुरुष, ठीक है। अभी इनकी प्रतिमा भी बनी है गुजरात के अंदर, ठीक है, गुजरात के अंदर इनकी प्रतिमा भी लगाई गई है। तो कहाँ लगाई है, कितने फिट की है, ये डिटेल्स भी देख लो आप एक बार, ये डिटेल्स भी जाके चेक करो। अब देखो 1992 में किसको मिला, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये राष्ट्रपति से पहले ये जो है साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, ठीक है। और फिर सत्यजीत रे, जी.आर.डी. टाटा,
JRD टाटा, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे काम किए समाज के लिए, तो इसलिए इनको भी दिया गया। फिर 1997 में अब्दुल कलाम, ये वापस रिपीट हो गया, अरुणा आसिफ अली और गुलजारी लाल नंदा। फिर देखो 1998 में MS सुब्बलक्ष्मी, G सुब्रमण्यम, जयप्रकाश नारायण। तो इतने सारे याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार लिस्ट देख लो कि यार किन किन लोगों को मिला हुआ है, ठीक है। तो उससे क्या आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा यार इन लोगों को, इन प्रोमिनेंट लोग थे, ये सबसे बढ़िया लोग थे, इनको जो है इस तरह के अवार्ड मिले हुए हैं, ठीक है। इतने याद नहीं रखने की जरूरत है क्योंकि एग्जाम में इतने सारे आएंगे नहीं। अभी रिसेंट वाले जो हैं अगर कोई, तो वो याद रखो आप। और जैसे मेन आदमी है ना, जैसे मैं बता दूंगा क्या क्या फैक्ट्स बन सकते हैं इसमें, वो फैक्ट्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। बाकी जैसे क्या है, जैसे अब्दुल कलाम को मिला, ये हमने याद रख लिया। तो यहाँ पे जैसे ये अम्बेडकर जी याद रख लिया, मंडेला, ये सब एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएंगे। एग्जाम में अगर आता है कि भाई इस तरह क्वेश्चन आ गया कि किसको नहीं मिला, 3 नाम दे दिए सही और 1 नाम दे दिया गलत, तो आपको ये टिक करना है, लेकिन आपको पता होगा तभी करोगे। तो एक बार आप बस लिस्ट पढ़ लीजिए कि किसको मिला हुआ है, इतने डिटेल्स में कभी क्वेश्चन आएंगे नहीं, ठीक है। फिर देखो बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर, ठीक है। फिर 9 में किसको मिला, भीमसेन जोशी। 14 में मिला सचिन तेंदुलकर और CN राव को। तो ये इंपॉर्टेंट है, सचिन तेंदुलकर। क्यों? क्योंकि ये पहले पर्सन है स्पोर्ट्स से, फर्स्ट पर्सन फ्रॉम स्पोर्ट्स या खेल से, पहले आदमी, पहले इंसान है खेल से जिनको ये अवार्ड मिला, इसीलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ पहली बार होती है ना, वो जरूर पूछ सकते हैं, या फिर लास्ट में लेटेस्ट जो रखी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा चांस रहते हैं पूछने का। ऐसे तो पूछने का कुछ भी पूछ लेगा, लेकिन ज़्यादा चांस इस तरह के रहते हैं, ठीक है। तो हमें अपने लिमिट के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। अब देखो 2005 में मदन मोहन मालवीय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये ऐसे लीडर थे, ये ऐसे लीडर थे जिसकी रिस्पेक्ट, जिसकी इज्जत जो है ना अपोजिशन वाले भी करते थे, ठीक है। अगला 2019 में भूपेन हाजरिका, इसके बारे में मैंने लिखा है, इसके बारे में हमने 2-3 दिन पहले भी एक चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। भूपेन हजारिका के बारे में कुछ टाइम पहले पढ़ा था मैंने, कौन सी क्लास में क्या मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने कुछ बताया था इनके बारे में। भूपेन हजारिका, इनको मिला संगीत के क्षेत्र में, इनको किसके मिला, संगीत के क्षेत्र में। फिर ये असम से आते हैं, असम से किससे आते हैं, असम से आते हैं, ठीक है, सादिया नामक जगह से, असम से, ठीक है। फिर नानाजी देशमुख है, नानाजी देशमुख ये सेवा क्षेत्र से आते हैं। फिर एक प्रणब मुखर्जी, तो आप जानते ही हो, हमारे पुराने राष्ट्रपति है ना, ये सेवा क्षेत्र से आते हैं, तो बंगाल से आते हैं ये। और नानाजी देशमुख जो हैं, अब देशमुख कहाँ से आ सकते हैं, महाराष्ट्र से आएंगे ये, महाराष्ट्र से, ठीक है, महाराष्ट्र से आते हैं, सांगली या कहाँ पे कोई जिला है इनका, बाकी महाराष्ट्र है इनका, ठीक है। तो एरिया याद करने की जरूरत नहीं है, बस अभी याद रखो ये लेटेस्ट है, ये याद रखो ये कब किसको मिले, बस याद रखो। तो भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस से थे, लेकिन अभी बीजेपी की सरकार है, फिर भी इनको दिया गया क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं, ठीक है, इसलिए इनको। और 2020 में इनकी मृत्यु हो गई, 2020 में इनकी मृत्यु हो गई है प्रणब मुखर्जी की। भूपेन हजारिका जी भी अब रहे नहीं है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, देखो आगे जो थोड़ी सी अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे, वो देख लेते हैं क्या फैक्ट्स बन सकते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, जो चीज़ अलग होती है ना उससे क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो देश के पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्त करने वाले बंदे कौन है, व्यक्ति कौन है, तेंदुलकर साहब, सचिन रमेश तेंदुलकर, तो सब जानते हैं इनको, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। अगला पढ़ते हैं, 1992 में सुभाष चंद्र बोस को देखो यहाँ पे कंट्रोवर्सी है, देखो कैसे 1992 के अंदर सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करा गया, ठीक है, कर दिया। लेकिन इसमें एक बवाल हो गया, क्या हुआ, सरकार के फैसले को उनकी मृत्यु पर विवाद के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, 1997 के अंदर क्या होता है सब देखो यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुरस्कार रद्द कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुरस्कार को रद्द कर दिया गया। और ये पहला और अब तक का एकमात्र मामला है जब पुरस्कार देकर वापस ले लिया गया हो आज़ाद भारत के अंदर। अब ये जो सुभाष चंद्र बोस है ना, इनकी मृत्यु में आज भी संशय है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, किसी को कुछ मालूम नहीं है, जनता के सामने ये बात आई नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे एक बवाल हुआ था 1992 में, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इसको जो है रद्द कर दिया गया, ठीक है। बवाल हो रहा था, इसलिए सर कोर्ट ने बोला कि अभी रहने दो इस मामले को, हटाओ इसको। फिर देखो 1990 वर्ष एकमात्र ऐसा वर्ष था जब ये पुरस्कार 4 लोगों को प्रदान किया गया। तो 1999 के अंदर ये जो है 4 लोगों को प्रदान किया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अभी जो रिसेंटली अवार्ड मिला है भूपेन हजारिका, इनके बारे में। इसके बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये न्यूज़ में था अभी 3-4 साल पहले की बात है। मेरे ख्याल से इनके नाम पे एक ब्रिज भी बना था और भी कई चीज़ें हुई थी, तो ये
काफ़ी न्यूज़ में था, इसलिए मैंने इनकी डिटेल डाली यहाँ पे। तो असम से आते हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है वहाँ पे असम के अंदर, उसके आसपास ही जगह थी इनकी। और इन्होंने जो काम किया, देखो सांप्रदायिक सौहार्द है ना, सांप्रदायिक सौहार्द का मतलब क्या होता है, कम्युनल बैलेंस, कम्युनल बैलेंस है ना, मतलब कि आप जो है भाईचारे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के, मतलब एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक सिख है, एक ईसाई है, अलग अलग धर्म के लोग जो हैं भाईचारे के साथ रह रहे हैं, लड़ाई झगड़े नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, सांप्रदायिक सौहार्द का, ठीक है। फिर सार्वभौमिक न्याय, सहानुभूति के विषयों पर आधारित उनके गीत, तो इन्होंने क्या लिखे, गीत लिखे और गीत गाए भी, गीत, ठीक है। संगीत के क्षेत्र से आते हैं, ये संगीत के क्षेत्र से आते हैं। तो इन्होंने जो है इस तरह के गीत लिखे, इस तरह के गीत गाए, इस तरह के गीत बताए लोगों को, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द हो, ठीक है, और क्या हो, सार्वभौमिक न्याय और सहानुभूति हो, ठीक है। न्याय वगैरह की बातें करते हैं अच्छी से, है ना, जो और विशेष रूप से असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के लोगों के बीच में लोकप्रिय हुआ। तो इनके गीत जो थे कहाँ लोकप्रिय हुए भाई, असम से, ये असम के रहने वाले थे, तो असम, पश्चिम बंगाल और उस वाले जो एरिया था वो वाला उधर का साइड का जो एरिया है, वहाँ पे इनके गीत जो है बड़े फेमस हुए। इवन बांग्लादेश के अंदर भी ये फेमस हो गया, बांग्लादेश बिल्कुल पास में पड़ता है इनके वहाँ से। तो उन्हें असम और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति और लोक संगीत को राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी सिनेमा में प्रचलित करने के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, आप अपने एरिया से निकलते, छोटे से एरिया से, ठीक है, आपके एरिया को इतना कोई जानता नहीं है, कोई वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई वहाँ पे इतना रोजगार नहीं है, है ना, ऐसे पिछड़े एरिया से आप आते हैं और आके अगर ऐसा नाम कमा लेते ना, तो फिर क्या कहना भाई साहब, सैल्यूट करते हैं ऐसे लोगों को हम। भूपेन हजारिका जबरदस्त पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो इन्होंने अपने जो संस्कृति है, अपने जो लोकगीतों के थ्रू जो है इसको पूरे भारत में पहचान दिलाई, हिंदी सिनेमा के अंदर पहचान दिलाई, ठीक है। अब उन्हें 1975 में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है, ठीक है। फिर और कौन सा मिला हुआ है इनको, पद्मश्री भी मिल गया। देखो अब पद्मश्री के बारे में हम पढ़ेंगे तो इनको एक पुरस्कार पद्मश्री मिला हुआ है, ठीक है, पद्मश्री मिला हुआ है। कब मिला है, सब बहुत पहले मिला, अभी 1977 में मिल गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पद्म भूषण मिल गया 2001 के अंदर। फिर दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला 1992 में, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल गया 1992 में, ठीक है। तो ये सिनेमा के लिए सर्वोच्च पुरस्कार मिला। अब देखो भारत संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2008, संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार ये भी इनको मिला हुआ है। और उन्हें 2012, तो दो मर गए थे, 2012 में इनको मरणोपरांत भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से, देखो पद्मश्री ले लिया। स्टेप बाय स्टेप चले भाई, आज जैसे आपके 40% नंबर आ रहे हैं, कल आपने 50% ले लिया, परसों 60 ले लिया, 70 ले लिया, 80 ले लिया, 90 ले लिया, 100 ले लिया। तो यहाँ पे पद्मश्री से शुरू हुए, नीचे वाला पुरस्कार है पद्मश्री, है ना। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। देखो ये सबसे पहले भर्ती हो रही थी, आप चले गए, ठीक है, अब पुलिस में लोअर रैंक पे लग गए, फिर आपका प्रमोशन हो गया, पद्म भूषण मिल गया, पद्म भूषण मिल गया, ठीक है, पद्म भूषण मिल गया। फिर और प्रमोशन हुआ तो पद्म विभूषण मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया। और इससे थोड़ा और प्रमोशन होगा तो अब क्या मिलेगा, अब तो आखिर बचा है भारत रत्न मिल जाएगा अब इनको। तो 2012 में मिल गया था, अब 2019 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित कर दिया। अब भाई इनको ये 3 मिल ही गए थे, तो फिर इनको बोला यार ये भी दे देते हैं, भारत रत्न भी दे देते हैं, तो भारत रत्न भी इनको दे दिया गया। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर अब ऐसे लिख लीजिए, और इसमें चाहें तो आप ईयर भी लिख सकते हैं, याद करना आसान है, 1997, 2001, 2012 और 2019। देखो एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे आपको, इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था भूपेन हजारिका के बारे में, तो ये मैप देखिए, ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं सब, है ना, पद्मा वगैरह ये सब चीज़ ये जा रही है। अब ये जो है असम है, क्या है असम, ये सादिया है यहाँ पे, है ना, ये सादिया जगह आ रही है। फिर यहाँ पे ना एक ब्रिज बना हुआ है, देखो ये रहा, ये 715 हाईवे है, ये जो ये ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, ये ब्रिज बना हुआ है यहाँ से। तो ये इस एरिया से इस एरिया में जाने के लिए, तो यहाँ से हमारी ये अरुणाचल प्रदेश तक कनेक्टिविटी जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश तक जो है रोड नेटवर्क प्रोवाइड करता है। तो इस रोड, ये जो रोड बना है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि कभी कभी यहाँ पे ना बाढ़ वगैरह भी आ जाती है, तो यहाँ से जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगर उस समय में हमारे पे अटैक हो जाए उधर से, तो हम जा नहीं पाएंगे, हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है अभी रिसेंटली इसका जो है उद्घाटन समारोह था, ठीक है। तो उस समय इनका नाम है ना, इस ब्रिज का नाम ढोला सदिया के साथ एक नाम और दे दिया इसको, भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका
सेतु, ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु भी बोलते हैं और धौला सदिया ब्रिज भी बोलते हैं इसको, दोनों नाम इसके, ठीक है। तो ये जो है ऐसा मजबूत रोड बनाया है कि यहाँ पे टैंक वगैरह भी पार हो सकते हैं इजीली, टैंक वगैरह भी इजीली पार हो सकते हैं, आर्मी बैटल टैंक होते हैं ना, वो सब जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सब मैंने लिखा भी है नीचे, अब थोड़ा जूम आउट कर देते हैं हम। देखो यहाँ लिखा भी है कि भूपेन हजारिका सेतु, ये देखिए है ना, ये और ये ब्रह्मपुत्र नदी, भूपेन हजारिका सेतु को ढोला सादिया ब्रिज भी कहते हैं, ये मैंने बता दिया। ये पुल भारत के उत्तर पूर्व राज्यों को जोड़ने असम और अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, ये कोई नॉर्मल बात है। अब देखो यहाँ मैं एक चीज़ बता रहा था आपको, देखो यहाँ पे ना एक चीज़ बता रहा था मैं आपको, कहाँ गई, ये देखो अर्जुन और T-72 टैंकों के वजन को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यार हमने ना ब्रिज ये बनाया है तो इस तरह से बनाया है स्ट्रैटेजिक, ठीक है, रणनीतिक ब्रिज है ये एक तरह से, क्योंकि ये हमारी कनेक्टिविटी जोड़ रहा है ठेठ अरुणाचल प्रदेश से। ये और भी इसके साथ कई 1-2 ब्रिज और होंगे, ठीक है, ऐसे कई ब्रिज बनाए हुए हैं, तो एक ब्रिज इनमें से ये है। तो ये हमारी कनेक्टिविटी कनेक्ट कर रहा है कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से। अब हमारी जो फोर्सेस हैं उनको मूवमेंट वगैरह सब इजीली हो जाएगा, ठीक है। और जो टैंक वगैरह भी ले जाने पड़े, जैसे भी डोकलाम विवाद चल रहा था, उसके पहले भी विवाद चलते रहते चाइना से, हमारे चीन से, तो उनके विवादों के चक्कर में हमको जो है फोर्स या टैंक या ये जो हथियार वगैरह हैं ये लेके जाने पड़ते हैं। तो ले जाओ कैसे, अब हर चीज़ को तो आप हेलीकॉप्टर से उठा के लेके नहीं जाओगे, उसके लिए आपको रास्ते चाहिए। तो पहले ये इतनी सुविधा नहीं थी कि हम लोग टैंक लेके जा सकें इतने ऊपर तक। तो अब जो है तेज़ी से इस चीज़ में विकास हो रहा है। तो इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, ऐसे रोड ब्रिज ये सब चीज़ बनाते हैं, इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो यहाँ से हमने एक नई टर्मिनोलॉजी सीखी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, पुल दक्षिण में ढोला, तिनसुकिया जिला, तो जिला भी पता लगा दिया इसमें, गांव से उत्तर में सदिया तक। तो यहाँ देखो ये है ना, जैसे ये ब्रह्मपुत्र बह रही है, ये एक ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है ना, और अपन कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, तो यहाँ से ये एक ब्रिज बना दिया हमने यहाँ से, ठीक है। ये क्या है, ब्रिज है, ठीक है। ये ब्लैक से ना, ये ब्रिज है या सेतु बोल सकते हैं इसको हिंदी में, सेतु या ब्रिज, जो आप समझो, दोनों लिख दिए मैंने, ठीक है। तो ये देखो कहाँ से है, पुल दक्षिण से ढोला, तो यहाँ पे एक जगह पड़ती है ढोला, ठीक है, ढोला जगह पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। ढोला कहाँ है, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, जिला तिनसुकिया जिला, डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला, ठीक है। और असम के अंदर, ये किसके अंदर है, असम के अंदर है। तो यहाँ से इस पॉइंट से ये पॉइंट यहाँ पड़ता है और उत्तर में सदिया तक जाती है। तो सदिया तक जाती है साहब, यहाँ सदिया, ठीक है। सदिया एक जगह है, मैंने आपको मैप में भी दिखाई दी, मैप में भी दिख रही है, देखो यहाँ पे, ये देखो ये मैप में भी दिख रही है, ठीक है। तो ये पूरा सदिया वाला एरिया हो गया। अब यहाँ देखो, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है लोहित नदी। तो लोहित नदी के ऊपर बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र की सहायक जगह है तो ब्रह्मपुत्र नदी का ही बेसिन हो गया, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है, लोहित नदी बना हुआ है। अब पुल उत्तरी असम और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के बीच पहला स्थायी सड़क संपर्क है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया साहब, यहाँ पे पहला है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई चीन की जो घुसपैठ वगैरह होती है तो उसके कारण ये जो उसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, तो ये चीज़ बता दी मैंने आपको। तो यहाँ पे आपको कोई चीज़ में डाउट है तो यहाँ पे देखो मेन टैंक है हमारा अर्जुन और T-72, इनको भी हम लेके जा सकते हैं, काफ़ी भारी होते हैं ये। तो इस तरह से इसको डिज़ाइन करा गया है। तो ये हमारे हो गए भारत रत्न वाले अवार्ड ख़त्म, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे करते हैं पद्म पुरस्कार। तो देखो भारत रत्न पहला सबसे हाईएस्ट, उसके बाद पद्म पुरस्कार में आ गए। पद्म पुरस्कार में भी 3 होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ठीक है। तो अभी बात करते हैं क्या होता है। तो पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार हैं, ठीक है। तो ये पद्म सारे जो है ना ये दूसरे हैं सबसे बड़े। तो यहाँ पे देखो सबसे, इन तीनों में भी सबसे बड़ा कौन सा है, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, ठीक है। तो इस तरह से दिखते हैं ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट अवार्ड है इसलिए मैंने डाल दी भाई, थोड़ा सा फोटो भी रहेगी, ध्यान रहेगा आपको। अब ये पुरस्कार भारत में हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। तो देखो यहाँ मैंने आपको एक सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब यहाँ मिल गया हमको कि ये पुरस्कार कब दिए जाते हैं। तो साहब 26 जनवरी को दिए जाते हैं। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं हम, 26 जनवरी को, ठीक है।
अब घोषित तब किए जाते हैं और ये वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं। पद्म पुरस्कारों को 3 श्रेणियों, यानी तो मैंने ये आपको बता दिया 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। और पुरस्कार विजेताओं की उपलब्धि के विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते हैं। देखो कौन कौन से क्षेत्र हैं ये हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे कला है, सामाजिक कार्य है, सार्वजनिक मामले हैं, विज्ञान है, इंजीनियरिंग है, व्यापार है, उद्योग है, चिकित्सा है, तो बहुत सारे यहाँ पे विभाग है। सिविल सेवा है, ठीक है, सिविल सेवा में अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं, चयनित हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये अवार्ड दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रदान किए जाते हैं। तो इसके लिए एक समिति बनाते हैं, इसका नाम है पद्म पुरस्कार समिति, ठीक है, जिसका गठन कौन करता है? सब इन अवार्ड को देने के लिए, इन पुरस्कारों को देने के लिए एक समिति का गठन होता है, ठीक है, उसका नाम क्या होता है? पद्म पुरस्कार समिति, ठीक है। अब इस समिति का गठन कौन करता है साहब? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर साल इस समिति का गठन करते हैं और ये जो है नाम देते हैं, भाई इन बंदों को हम नाम दे सकते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जो है ये सूची जो है भेजते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। तो इस तरह से होता है काम। अब देखो नामांकन प्रक्रिया कैसे है भाई। अब आप कहो यार हमको मिलना चाहिए, हमने बहुत बड़ा काम किया कोरोना में, हमने बहुत लोग खाना खिलाया। बोले अच्छा, बोले तो उसके लिए भी हमारे पास है एक प्रोविजन। बोले क्या? बोले देखो नामांकन प्रक्रिया जनता के लिए भी खुली है, जनता भी नामांकन दे सकती है अपना। और जैसे आपने अच्छा काम किया, आपके दोस्त ने कहा यार हमारे दोस्त को भी दो, हमारे दोस्त ने बहुत अच्छा काम किया, 25-30 लाख रुपये लगा दिए उसने, अपने सारी सेविंग खत्म कर दी। बोले अच्छा, बोले काम करो यार मैं तो नहीं दे पाऊंगा, आप दे दो। बोले यार मैं भी नहीं दूंगा, मेरे को डर लगता है। तो जिस व्यक्ति ने दी ना वो स्वयं नामांकन भी दे सकता है। आपने उस व्यक्ति को बोला यार मेरे को डर लग रहा है, बोला अच्छा तू एक काम कर मैं देता हूँ। तो मतलब अपना नाम आप खुद भी दे सकते हैं, स्वयं नामांकन, ठीक है, इसका मतलब होता है स्वयं नामांकन। अब ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाते हैं। तो देखो क्या होता है, राष्ट्रपति देगा आपको पुरस्कार, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक औपचारिक समारोह के प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मल सेटअप होगा, राष्ट्रपति भवन में आप जाएंगे, ठीक है। तो जब अगर आपको ऐसा अवार्ड मिलेगा ना तो आपको एक दिन पहले जाना पड़ेगा वहाँ पे, 1-2 दिन पहले वो बुलाएंगे आपको 1-2 दिन पहले कि आप आइए। आपको जाके वहाँ पे पहले पूरा प्रोटोकॉल वगैरह सीखना पड़ेगा, पूरा आपका फॉर्मली जिस तरह से आपका अवार्ड मिलेंगे ना उस तरह से आपका पूरा एक डेमो होगा, ठीक है। उस डेमो के बाद फिर आपको 2-3 दिन बाद बुलाया जाएगा कि भाई आपकी वेशभूषा इस तरह की होनी चाहिए, आपके शूज़ इस तरह के होने चाहिए, आप इस तरह से आने चाहिए, इस तरह से बैठने चाहिए, सब चीज़ आपको सिखाई जाएगी वहाँ पे। और फिर जो है आपको अवार्ड मिलेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो कहाँ जाना पड़ता है आपको? राष्ट्रपति भवन में जाना पड़ता है। और देगा कौन? पहले सीक्वेंस के अंदर जो कोई आदमी आएगा ना तो राष्ट्रपति आएगा, ठीक है। और एक औपचारिक समारोह होगा उसके अंदर दिए जाएंगे। और इस वर्ष राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पुरस्कार दिया? 119 पद्म पुरस्कारों को दिया। 119 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले, 119 पद्म पुरस्कारों का वितरण हुआ। तो जिसमें क्या है, 7 तो है पद्म विभूषण, भाई 7 पद्म विभूषण। अब सीधा कोई डीएसपी थोड़ा बना देगा आपको, एग्जाम फाइट की अलग बात है, लेकिन सीधा डीएसपी तो फिर भी नहीं बनोगे, है ना। सीधा कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, छोटे लेवल से शुरुआत करोगे। मोदी जी छोटे लेवल से शुरुआत करी, पहले कार्यकर्ता बने, फिर सीएम बने, फिर अभी पीएम बन गए, है ना। अब कोई क्या आदमी खड़ा होकर कहता है मैं सीधा पीएम बनूंगा, ऐसे थोड़ी ना होता, मजाक है क्या? जनता बेवकूफ़ थोड़ी ना है। तो 7 पद्म विभूषण दे दिए, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा, सबसे अच्छा काम किया होगा इसलिए दिए। फिर 10 दे दिए पद्म भूषण, ठीक है, 10 पद्म भूषण। अब देखो यहाँ पे पद्मश्री कितने दे दिए? 102 लोगों को पद्मश्री दिया। अगर ये और अच्छा काम करेंगे आगे तो इनकी जो है कैटेगरी बढ़ा के हम इन 2 कैटेगरी में भी ला सकते हैं, अगर अच्छा काम किया तो इन्होंने और कुछ, ठीक है। तो इतने नाम हम याद कर नहीं सकते, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं नाम। अभी रिसेंटली अवार्ड मिले लेकिन आपको इतने नाम याद होंगे नहीं, करने भी नहीं है। कोई एक आध मुख्य नाम आपको लगता है कि यार ये मुख्य नाम है तो वो आप याद कर लीजिए, ज़्यादा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। सूची में 29 महिलाएं विदेशियों की श्रेणी के हैं। तो महिलाएं कितनी है साहब? यहाँ पे एक और चीज़ निकल के आती है, महिलाएं कितनी है? 29, ठीक है, 29 महिलाएं। और 10 श्रेणी के 10 व्यक्ति और 16 मरणोपरांत पुरस्कार हो जाता है। तो 16 को तो मरने के बाद मिला है पुरस्कार, 16 को तो मरने के बाद मिला है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है यहाँ पे, ये जो आता है ना, एक ट्रांसजेंडर विजेता भी है, एक ट्रांसजेंडर विजेता भी है, ये चीज़ याद रखना, एक ट्रांसजेंडर विजेता भी है, ठीक है। ये बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा 29 महिला मैंने बता दी, 29 तो महिलाएं हैं, और 10 जो है ना, 10 लोग कहाँ हैं? विदेशी श्रेणी से हैं, यानी विदेश के हैं, इंडिया के नहीं है, इंडिया के नहीं है, विदेश के हैं। तो 10 विदेश के हैं
ये भी याद हो गया बात, 1-2 पॉइंट हो गए। और 16 कहाँ से हैं, 16 को मरणोपरांत मिला है, 16 को मरणोपरांत मिला है, ठीक है, 16 को मरणोपरांत मिला है। और एक जो है ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर, ठीक है, ट्रांसजेंडर, ठीक है, ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो ये है, ये 4 चीजें याद रखना आप। ये दो तो ये 29 महिलाएं हैं, 10 विदेशी मूल के हैं, 10 विदेशी लोग हैं, तो 10 विदेशी श्रेणी से हैं, और 16 मरणोपरांत मिले हैं, और एक ट्रांसजेंडर है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में 3 चीज़ सही दे देंगे, एक गलत दे देंगे आपको कि 2 मरणोपरांत है, तो ये चीज़ याद रखना। तो देखो मैंने 1-2 के नाम लिखे हैं, आप चाहें तो और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इतने नाम आपको याद होंगे नहीं, इसलिए मैंने लिखे नहीं। 102 लोगों को आप कहाँ याद करोगे नाम। तो देखो ये शिंजो अबे हैं, शिंजो अबे, ये जापान के प्रधानमंत्री थे पुराने, ठीक है, इनको मिला सार्वजनिक मामलों के लिए। तो ये जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने सबसे लॉन्गेस्ट जो है उस जापान के जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री हैं ये रहे हैं, और सबसे यंगेस्ट भी यही थे। सबसे यंगेस्ट जो प्रधानमंत्री बने वो जापान के शिंजो अबे हैं, ठीक है। तो इनके अच्छे संबंध थे भारत के साथ भी। श्री SP बालासुब्रमण्यम, तो एक ये आते हैं तमिलनाडु से, आते हैं, कला क्षेत्र से संबंध रखते हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो, और भी आप चाहो तो आप रख सकते हो याद, बट इतना याद करने से कुछ होगा नहीं। जो मेन है उनको आप देख लो बस। अब देखो 3 पद्म पुरस्कार, तो देखो यहाँ पे हमने बता दिया आपको मेन। अब पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, अब सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। तो पद्म भूषण बता दिया, विभूषण बता दिया। अब ये विशिष्ट कार्य, तो मतलब ये मैंने आपको ऑर्डर बता दिया कि पद्मश्री नीचे, फिर उससे ऊपर पद्म भूषण, फिर उससे पद्म विभूषण, ठीक है। तो उसी ऑर्डर में हमने लिखे। तो पहला ये है, फिर ये है, और फिर जो है पद्मश्री है, ठीक है। तो ये है पद्मश्री, तो विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो चौथा क्यों है भाई, ये चौथा क्यों है तो तीसरा वैसे, क्योंकि सबसे ऊपर कौन सा है, भारत रत्न है, ठीक है। तो इन सबसे ऊपर एक और आएगा, इन सबसे ऊपर क्या है, एक है भारत रत्न, भारत रत्न, ठीक है। ये है, ये मामला है सारा। अब देखो वीरता वाले पुरस्कार भी देख लेते हैं, वीरता वाले पुरस्कार भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक है परमवीर चक्र, ये बेसिकली जो है वीरता के लिए दिए जाते हैं, फौज वाले को दिए जाते हैं, सेना के हैं महावीर चक्र, फिर है वीर चक्र, ठीक है, फिर है अशोका चक्र, फिर है कीर्ति चक्र, फिर है शौर्य चक्र। तो ये जो है इस ऑर्डर में ही है, जैसे हमने पढ़े थे ना भारत रत्न और पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सब पढ़े थे ना, जिस ऑर्डर में पढ़े थे, तो वो ऑर्डर में लिखे थे भाई सबसे बड़ा कौन सा है, फिर से छोटा, फिर से छोटा, फिर से। उसी तरह से यहाँ पे इस ऑर्डर में है ये, ठीक है। तो ये फोटो लगा ली हमने, आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे 3 लो कैटेगरी है। युद्ध काल में बहादुरी हेतु दिए जाने वाले चक्र और शांति काल के दौरान दिए जाने वाले चक्र। तो इसके लिए परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र है, और इसके लिए अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र है, ठीक है। बस ये जो है डिवीजन याद रखना, क्लासिफिकेशन किस तरह से कर रहे हैं हम लोग। अब देखो आगे चलते हैं। तो परमवीर चक्र किसको दिया गया भाई, अभी मेजर सोमनाथ तो पहले प्राप्त करता थे। अब ये वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है साहब, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार मान ली बात आपकी, सबसे हाईएस्ट पे यही है। और जल थल वायु के दुश्मन के सामने बहादुरी से सेवा कृष्ट होकर कार्य किया जाता है, तो उसको दिया जाता है। अब ये पदक क्या होता है, कांस्य का बनाता है, किसका बनाता है, कांस्य, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज। और जिसके एक और इंद्रवज्र अग्रजता है, तो एक और तो होता है इंद्र का वज्र, इंद्र का वज्र। तो भाई आपने महाभारत देखी होगी, वो वज्र होता है ना इंद्र के हाथ में, तो ऐसे पत्ते शेप में होता है, ऐसे ऐसे होता है मेन, और उसके बाद ऐसे ऐसे निकली होती है उसमें शाखाएं, और ऐसा होता है कि भाई वो फेंक देना तो आदमी उधर ही मर जाए, इतना जबरदस्त उसमें पावर, तो उसको बोलते हैं वज्र। तो इंद्र वज्र अंकित है एक तरफ तो इसके कांस्य के, और दूसरी ओर हिंदी और अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा है, ठीक है। तो जो कांस्य पदक मिलेगा उसके अंदर आपको एक इंद्र वज्र मिलेगा, दूसरी तरफ जो है इसमें इसका नाम लिखा होगा कि भाई कौन सा है, परमवीर चक्र है, ठीक है। और अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा होगा। आगे देख लो, आगे है महावीर चक्र। तो ये दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है, और ये चांदी का बनाता है, स्टैंडर्ड चांदी का बनाता है। और ये पदक आकार का गोल होता है, इसका क्या होता है, गोल आकार का होता है, ऐसे गोल आकार का होता है। और जिसके 1 और 5 कोण वाले सितारे के बीच में एक राष्ट्र चिन्ह होता है, तो राष्ट्र चिन्ह अंकित होता है, और दूसरी ओर कमल। तो एक तरफ तो क्या है,
ऐसे 5 सितारे बने हुए हैं, 5 कोण बने हुए हैं, ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5, और इस 5 कोण के सितारे के बीच में राष्ट्र चिन्ह होता है, ठीक है, राष्ट्र चिन्ह हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। और दूसरी ओर क्या होता है भाई, एक तो एक तरफ हो गया, इसका बैक साइड भी तो होगा, एक साइड ये, एक साइड ये, तो दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ होता है कमल तथा हिंदी और अंग्रेजी में महावीर चक्र। तो कमल होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, तो इसमें क्या होगा, एक तो कमल होगा, और जो है ना मैटर लिखा होगा क्या, हिंदी और इंग्लिश में क्या मैटर लिखा है, महावीर चक्र लिखा है, ठीक है। और अभी कर्नल बिक्कुमाला संतोष बाबू, इनको मिला है रिसेंटली 2021 के अंदर, और मरणोपरांत मिला है। कहाँ मिला है, मरणोपरांत क्या होता है, मरने के बाद मिला है, ठीक है, मरने के बाद मिला है, ठीक है। आगे देखते हैं, वीर चक्र। अब देखो ये तीसरे नंबर पे आता है ऑर्डर के अंदर, ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है, और ये पदक भी चांदी का होता है, और इस पदक के 1 और 5 कोण वाला सितारा होता है, और अशोक चक्र होता है, ठीक है, अशोक चक्र और एक और दूसरी ओर कमल अंकित होते हैं, तो इसमें 2 कमल अंकित होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो अभी मरणोपरांत रिसेंटली इनको मिला हुआ है, तो याद करो तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं याद करने की इतने सारे नाम से, ठीक है। अब अगला है अशोक चक्र। अगला क्या है, अशोक चक्र। यह पदक जल, थल, नल और नभ में साहस पराक्रम का अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए मिलता है। तो ठीक है, आप नाम याद रख लीजिए, क्योंकि ऑर्डर याद रहने चाहिए, आपको ऑर्डर भी याद रहने चाहिए ना, कभी भी कोई पूछ ले तो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अशोक चक्र आता है, ये मैंने आपको बता दिया था। क्लासिफिकेशन आप याद रखना, ये क्लासिफिकेशन है ना, देखो ये शांति के दौरान मिलने वाला है, ठीक है। ये रहा, ये पदक जल, थल और नभ में साहस पराक्रम का अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो कीर्ति चक्र होता है एक। कीर्ति चक्र क्या होता है भाई, वीरता, बलिदान इनके लिए दिया जाता है, और मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, ठीक है। और वरीयता में महावीर चक्र के बाद ही आता है, महावीर चक्र के बाद ही आता है, ठीक है। अब आ गया अगला है शौर्य चक्र। अगला क्या है, शौर्य चक्र। शौर्य चक्र एक भारतीय सैन्य अलंकरण है जो शांति काल में सर्वोच्च सेवा और बलिदान के लिए दिया जाता है। तो शांति काल में दिया जाता है, ये पीस स्टेबल हो गई, पीस यानी शांति स्थापित हो गई, इस तरह से दिया जाता है, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, हम पहले का जो सारा है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। आगे खेल वाले हैं जो हम कल कर लेंगे। यहाँ पे, हाँ यहाँ से ये रहा, तो ये देख लीजिए पद्म वाले जो है ना, ये सिविल्स के जो हाईएस्ट अवार्ड्स हैं, ये जो 4 अवार्ड होते हैं सबसे हाईएस्ट अवार्ड होते हैं। और ये सेतु बना हुआ अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी रहता है, तो इनको अवार्ड भी मिला है, तो इसलिए इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सा ब्रिज है, तो ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकता है। तो देखो यहाँ पे ना, आप सब्जेक्ट जब पढ़ते हो ना, आपको लिंक करके पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, आप मतलब जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं करंट अफेयर की, या कोई जैसे इस तरह का सामान, इस तरह का हमने पढ़ा कि भाई पद्म विभूषण अभी किसको मिला, तो अवार्ड जिसको मिलता है ना, तो उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करिए कि यार इसको अवार्ड ऐसा मिला कि उसने ऐसा क्या काम किया, कुछ ना कुछ उसने काम ऐसा किया होगा। तो आप जब इनके बारे में पढ़ेंगे, भाई इनके संगीत के माध्यम से क्या इन्होंने जो छाप छोड़ी है लोगों के ऊपर, तो आप पाएंगे कि यार ये वाकई में जो है ना इस सम्मान के हकदार थे, ठीक है। तो इसीलिए इनको सम्मान देते हुए जो धोला सदिया ब्रिज है ना, इसका नाम जो है ना इन्होंने सेतु, ये भूपेन हजारिका सेतु भी कर दिया, ठीक है। इसीलिए इनको सम्मान देने के लिए, और इस एरिया की जो इम्पोर्टेंस है, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसको दर्शाता है ये चीज़। भाई आप अपने एरिया में एक ब्रिज बना या एक पुल बन रहा, उसका नाम जो है आपके नाम पर पड़ जाए तो कितने गर्व की बात होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ शो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनके बारे में आप और जाके थोड़ा सा रिसर्च भी कर सकते हैं, भली चाहें तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। हमने जो है सफिशिएंटली इसमें मैटर इंक्लूड किया है जितना आपके एग्जाम के लिए आ सकता है, याद रख सकता है आपको। तो अब आप मेरे को लगता है कि आपको जो ये 3 नाम हैं अभी वाले, ये क्या बोलते हैं, जो रिसेंटली अभी जिनको अवार्ड मिला है, ये क्या बोलते हैं 2019 में, है ना, भूपेन हजारिका और अपना प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख। तो इन तीनों के बारे में तो आप याद रख सकते हैं अभी रिसेंटली जिनको मिले। तो देखो प्रणब मुखर्जी ने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, आप इनकी भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं गूगल पे जाके, बहुत अच्छा इन्होंने जो काम किया है, ठीक है। तो आप इनका नाम तो याद रहेगा, क्योंकि ये जो है ना राष्ट्रपति रह चुके हैं, इसलिए आपको इनका नाम तो ध्यान रहेगा ही। फिर एक नानाजी देशमुख हैं, इन्होंने को भी सेवा क्षेत्र से मिला, RSS से आते हैं ये नानाजी क्षेत्र। नानाजी के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, ये जो है ना RSS से आते हैं, RSS से थे, RSS के मेंबर थे,
RSS पता है, मेंबर मतलब सदस्य, RSS के सदस्य थे, ठीक है, RSS के सदस्य थे। काफ़ी सिंपल इनकी लाइफस्टाइल थी, काफ़ी सिंपल लाइफस्टाइल थी नानाजी देशमुख की। और ये था, और हमने क्या पढ़ा था, देखो सचिन तेंदुलकर वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, एक सचिन तेंदुलकर वाला, ठीक है। और लता मंगेशकर तो आपको मालूम ही है 2001 में मिला इनको, तो ये संगीत क्षेत्र से आती है, संगीत क्षेत्र से आती है। गोपीनाथ बारदोली, बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान। GRD टाटा भी आप जानते हैं, सत्यजीत रे। अब गुलजारी लाल नंदा भी काफ़ी फेमस लीडर रहे हैं। अरुणा, आसिफ अली, APJ अब्दुल कलाम, ये सब रहे हैं। जयप्रकाश नारायण, ये JP मूवमेंट चलाने वाले यही थे, JP मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण, शॉर्ट में JP बोलते हैं इनको। और ये खान अब्दुल गफ्फार गार के बारे में मैं आपको बता दिया, तो ये आपको फैक्ट याद हो गया होगा। अब एक विनोबा भावे थे, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट थे लीडर, काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है इनका। तो ये सारी चीज़ें थी। मदर टेरेसा, के कामराज, है ना। अब के कामराज एक, आपने शायद हिस्ट्री पढ़ी नहीं होगी, इनके बारे में पढ़ा नहीं होगा, लेकिन ये बहुत अच्छे लीडर थे। और इंदिरा गांधी के खिलाफ इन्होंने काफ़ी चुनौतियाँ पेश करी थी, ठीक है। और मोरारजी देसाई के बारे में हमने या फिर याद रखना, राजीव गांधी के बारे में याद रखना, नेल्सन मंडेला का मत भूलना, ठीक है। फिर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, फिर यार राजेंद्र प्रसाद, बिपिन चंद्र राय, या फिर जवाहरलाल नेहरू, तो आपको याद रह गई। देखो जवाहरलाल नेहरू को मिला है ना, इंदिरा गांधी को मिला है, और उनके बेटा कौन है, राजीव गांधी, इनको ही मिला है, ठीक है, इन तीनों को मिला है, ठीक है। अब ईयर याद रख सकते हो आप इनका, 1955। इंदिरा गांधी का क्या ईयर है, देखो इंदिरा गांधी का 1971, जब पाकिस्तान वाला वॉर हुआ था हमारा, और हमने बांग्लादेश को अलग कर दिया था। राजीव गांधी को कब मिला था, 1991 के अंदर मिला था, ठीक है। तो आप इससे याद रखते हो भाई LPG रिफॉर्म्स आए थे इस साल, तो उसी साल ये जो है अवार्ड दिया गया था, उसी साल ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1955 है ना, तो 3 जनों को मिला था, यहाँ पे भी ये देखो 3 जनों को मिला था ना, ये रहा। तो यहाँ पे, और फिर 1951 में पहले 3 किन किन को मिला, ये भी आप याद रख सकते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चंद्रशेखर वेंकटरमन, ठीक है, ये चीज़ें। तो इसी के साथ आज हम यहीं तक करेंगे, और इसी के साथ धन्यवाद।